ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं इसमें 19th और 20th सेंचुरी के हर एक फेमस साइंटिस्ट, फिजिशियन, इंजीनियर, डॉक्टर मतलब साइंस से जुड़ा हुआ हर एक फेमस व्यक्ति है, लेकिन एक मशहूर वैज्ञानिक को छोड़ के। 7 जून 1943 न्यूयॉर्क होटल के 33rd फ्लोर के 3327 रूम में एक लाश पाया गया और यही लाश उसी वैज्ञानिक का था जिनका नाम था निकोला टेस्ला। ये वही थे जिन्होंने सपना देखा था कि पूरी दुनिया में टेलीफोन सिग्नल, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, वीडियो ट्रांसमिट होगा बिना किसी वायर के। मतलब आज जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी को हम अपने पॉकेट में रख पा रहे हैं, इन सब के बारे में टेस्ला ने 100 साल पहले ही सोच रखा था। लेकिन सोचने की बात यही है, निकोला टेस्ला उस पिक्चर में क्यों नहीं थे और उनके मृत्यु के समय वो अकेला भी क्यों थे। क्रोएशिया के एक रात बहुत बारिश हो रहा था और तेज बिजलियां भी गरज रही थी। उस रात टेस्ला के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के समय घर के नौकर ने कहा कि यह बच्चा चाइल्ड ऑफ डार्कनेस होगा, लेकिन बच्चे का माता डूका मेंडिक ने बोला कि मेरा बेटा चाइल्ड ऑफ लाइट बनेगा। बच्चे का नाम तब निकोला रखा गया, जो कि परिवार के दूसरे बेटे थे। निकोला के पिता मिलुटिन टेस्ला पेशे से एक पादरी थे और माता घर में टूल्स और मैकेनिकल अप्लायंसेस बनाते थे। 1862 में टेस्ला ने पढ़ाई शुरू की गॉस्पिक नाम के शहर में शिफ्ट होकर, जहां पर उन्होंने जर्मन, एरिथमेटिक और रिलीजन की पढ़ाई की, जिसमें इनको हमेशा ए ग्रेड मिलता था। हाई स्कूल एजुकेशन के लिए 1870 में वो क्रोएशिया के कार्लोवैक सिटी चले गए। इसी समय इलेक्ट्रिसिटी एक नया कॉन्सेप्ट था और निकोला ने अपने फिजिक्स प्रोफेसर को इलेक्ट्रिसिटी से छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट करते देखा और इसी से ही इलेक्ट्रिसिटी जैसे अद्भुत फिनोमेना के ऊपर रिसर्च करने की इच्छा उनके अंदर जागृत हुई। निकोला टेस्ला एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इंटीग्रल कैलकुलस जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक ऑपरेशंस वो मिनटों में अपने दिमाग में सॉल्व करते थे और इसी वजह से बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उनके ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम आता था। निकोला एक प्रोलिफिक पॉलीमैथ भी थे, मतलब जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है। इसके अलावा फ्रेंच और जर्मन भी वो अच्छे से बोल और लिख सकते थे। 1873 में 4 साल के ग्रेजुएशन उन्होंने 3 साल में ही पूरा कर दिया था। उनके पिता उनको प्रीस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इंजीनियर बनना था और वही वजह से वो अपने पिताजी से राजी नहीं हुए। इसके बाद टेस्ला को कॉलेरा हो गया, जिसमें सब ने सोचा कि वो अब बच नहीं पाएंगे। बेटे की इस परिस्थिति को देखकर मिलुटिन टेस्ला ने कहा अगर निकोला ठीक हो जाए तो उसे इंजीनियरिंग पढ़ने भेज देंगे। और इसके बाद 1875 में 19 साल की उम्र में ही वो रॉयल पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ ऑस्ट्रिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ना शुरू किया और फर्स्ट ईयर के हाई ग्रेड्स के बदौलत कॉलेज का स्टार स्टूडेंट बन गए। एक बार फिजिक्स क्लास में प्रोफेसर के साथ उन्होंने डीसी करंट्स मोटर्स को लेकर झगड़ा किया कि मोटर्स के डिज़ाइन में बहुत कमियां हैं और इस कमियां को दूर करने के लिए ऑल्टरनेटिव करंट से मोटर को और बेहतर बनाया जा सकता है। और अगले 6 साल उन्होंने ऑल्टरनेटिव करंट्स के ऊपर ही रिसर्च करने लगे और एक हाइपोथेटिकल ऑल्टरनेटिव करंट मोटर डिज़ाइन बनाने में व्यस्त हो गए। लेकिन उस काम में भी वो फेल हो गए और कॉलेज छोड़ के 1880 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रॉग में फिलोसॉफी पढ़ने गए, लेकिन गैम्बलिंग एडिक्शन में कर्जे में आ गए और इसके साथ साथ ही उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। फिलोसॉफी पढ़ने से पहले 17 अप्रैल 1879 में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिससे उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पिता के जाने के बाद पैसे का ज़रूरत बढ़ गया। बाद में 1881 में टेस्ला हंगरी चले गए और बुडापेस्ट आए, जहाँ पे अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में चीफ इलेक्ट्रिशियन के पोजीशन में उनको काम करने का जगह मिला। लेकिन उनके फिजिक्स प्रोफेसर से हुई एसी मोटर्स के बारे में बातचीत वो भूल नहीं पाए और उनके दिमाग में तब भी ऑल्टरनेटिव करंट्स के बारे में सोच घूम रहा था। उनका लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गया
जब 1882 में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी जो कि पेरिस में है वहाँ पे उनको काम करने का मौका मिला और यही से ही शुरू हुई एसी और डीसी मोटर्स का युद्ध। एक दिन टेस्ला पार्क के एक बेंच में बैठकर कुछ काम कर रहे थे और उस समय उनके दिमाग में रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाली एसी मोटर्स का आइडिया आया और फिर उन्होंने अपने दिमाग से ही एक मैप बना लिया। न्यूयॉर्क में एडिसन के कंपनी में जब वो काम कर रहे थे तब उनको प्रमोशन मिला और इसके वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्योरी को प्रैक्टिकली करने में वो सफल हुए। पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के इंडोर लाइट इंस्टॉलेशन का काम टेस्ला को दिया गया और इन्होंने वो काम इतने अच्छे से किया कि ब्रांच मैनेजर इम्प्रेस हो गए। इसके बाद उन्हें डायनामोस और इलेक्ट्रिकल मोटर्स का डिज़ाइनिंग और इम्प्रूवमेंट का काम भी सौंपा गया और 2 साल के बाद 1884 में उनको न्यूयॉर्क भेजा गया एडिसन के मेन ब्रांच में काम करने के लिए, लेकिन 6 महीने बाद ही उन्होंने काम को छोड़ दिया। माई इन्वेंशंस जो निकोला टेस्ला की ऑटोबायोग्राफी थी उसमें उन्होंने लिखा, टॉमस एल्वा एडिसन उनको डीसी जनरेशन प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट का काम दिया था जिसके बदले उनको $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन कुछ महीने में वही दिन के 19 घंटे काम करने के बाद टेस्ला ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और एडिसन को चौंका दिया। उस 19 घंटे में ही टेस्ला ऑफिस में सोते थे और खाते थे। इसके बाद ये इम्प्रूवमेंट्स लेकर जब एडिसन के पास पहुँचे तब एडिसन ने कहा, ये एक टर्निंग पॉइंट था टेस्ला के जीवन में, क्योंकि जब से वो एडिसन के नीचे काम कर रहे थे उनको पता था कि एडिसन उनके एसी मोटर्स के आइडिया को कभी सपोर्ट नहीं करते थे और अगर सपोर्ट भी करते थे तो उनके एसी मोटर्स का आइडिया हकीकत होता और एडिसन के डीसी मोटर्स का सेल्स घट जाता। धोखा खाने के बाद टेस्ला ने एडिसन की नौकरी छोड़ दी। फिर क्या हुआ? टेस्ला ने 1885 में अपनी एक कंपनी खोलने की कोशिश की, टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसके लिए उनको इन्वेस्टर्स चाहिए थे। रॉबर्ट लेन और B.A. वेल 2 बिजनेसमैन थे जिन्होंने वादा किया कि वो इन्वेस्टर्स बनेंगे, लेकिन उसके लिए टेस्ला को उनके लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना पड़ेगा और इससे डीसी मोटर्स का एक इम्प्रूव्ड वर्जन का पेटेंट उनको मिला। इसके अलावा भी टेस्ला ने बहुत मेहनत करके आर्क लाइटनिंग सिस्टम को डेवलप किया, लेकिन बदले में उनको एक और धोखा मिला। वो दोनों बिजनेसमैन एसी मोटर्स इंडक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया और इसके वजह से टेस्ला टूट गए फाइनेंशियली और मेंटली। पैसे कमाने के लिए उनको गड्ढा खोदकर मजदूरों का काम करना पड़ता था जिससे उनको दिन की $2 मिलता था और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग जॉब्स भी उनको ही करना पड़ता था। लेकिन मेहनत जो करता है वो पहाड़ गिरा सकता है। 1887 में उन्होंने फिर एक मिराकल कर दिखाया। उन्होंने एक इंडक्शन मोटर इन्वेंट किया जो अल्टरनेटिव करंट से चलता था। ये मोटर उस ज़माने का सबसे एफिशिएंट मोटर था जो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता था। लेकिन उन कठिन दिनों में जब टेस्ला अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उनके मदद के लिए वेस्टर्न यूनियन के सुपरिंटेंडेंट एल्फ्रेड ब्राउन और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी चार्ल्स बेकिस उनको फाइनेंशियली हेल्प किया और उनके पेटेंट्स को संभालने में मदद की और उसके बाद तीनों मिलके टेस्ला का ड्रीम प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा गया टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 1887 और 1888 में उनको अपने इन्वेंशंस के लिए 30 पेटेंट्स मिला और धीरे धीरे यूएस में वो फेमस हो गए और एडिसन की ओपोनेंट बन गए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जब वो एसी इंडक्शन मोटर को ले गए तब उनके ऊपर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की नज़र पड़ी जो इलेक्ट्रिक मार्केट में उस समय के सबसे बड़ा नाम थे। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के इन्वेंशन को अपने नाम पर $60,000 में लाइसेंस किया जिससे उनके अल्टरनेटिव करंट सिस्टम पूरा हुआ। सबसे मज़ेदार बात यही है कि वेस्टिंगहाउस और एडिसन अपने आप में ही बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे और वेस्टिंगहाउस ने कंसल्टेंट के रूप में
टेस्ला को 2000 यूएस डॉलर में हायर किया। इसके बाद पूरे दुनिया ने देखा एडिसन का पागलपन। 1888 से उन्होंने बहुत कैंपेन चलाया। उन्होंने इलेक्ट्रिक चेयर को फाइनेंस किया एसी मोटर्स को नीचे गिराने के लिए। इलेक्ट्रिक चेयर उस समय एलिबामा, आर्केंसा, फ्लोरिडा, केंटकी, लुजियाना और टेनेसी स्टेट में डेथ पेनल्टी के लिए यूज़ किया जाता था। इलेक्ट्रिक चेयर में उन्होंने क्रिमिनल्स को बिठा के शॉक दे के मार दिया। इसके अलावा भी उन्होंने 24 कुत्तों, घोड़ा और एक फीमेल सर्कस हाथी जिसका नाम टॉप्सी था उसे भी मरवा दिया। और इसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाया जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक्यूटिंग एन एलिफेंट। ऑल्टरनेटिव करेंट्स के सेल्स को नीचे गिराने के लिए एडिसन पागल बन चुके थे, लेकिन पब्लिक सब जानता था। ये सब करके भी एडिसन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट करंट जो सिर्फ लाइट जला सकता था उसको ऑल्टरनेटिव करंट सिस्टम ने मार्केट में रिप्लेस कर दिया था, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट पहुंचा सकता था और लाइट के अलावा भी मैकेनिकल पावर पैदा कर सकता था। 1894 की वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन के लिए वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने एडिसन को अंडरबीट किया और दुनिया के सबसे पहले ऑल इलेक्ट्रिक फेयर को मनाया गया था, जो 400 एनिवर्सरी था क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका डिस्कवरी की। मतलब एसी और डीसी के रेस में एडिसन मुंह के बल गिरे और टेस्ला की जीत हुई। इसके बाद नायग्रा फॉल्स के पास दुनिया की फर्स्ट एसी पावर प्लांट एस्टैब्लिश हुआ, जिसने बफेलो, न्यूयॉर्क को लाइट अप किया। इसके लिए टेस्ला ने 3 जाइगेंटिक जनरेटर्स को डिज़ाइन किया, जो 50,000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता था। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की सक्सेस के लिए टेस्ला रिन्यूएबल एनर्जी का पायोनियर बन गए और उनकी एक मूर्ति बनाई गई नायग्रा फॉल्स में। आज के दिन लगभग हर ट्रांसमिशन ऑल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है और टेस्ला की बनाई हुई इंडक्शन मोटर हम डेली यूज़ करते हैं किसी न किसी काम के लिए। और नियॉन लाइट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी सब टेस्ला के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आधारित है। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की कंपनी 10 मिलियन यूएस डॉलर की कर्ज में डूब गई। 1897 में वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को पूछा अगर वो उनके रॉयल्टीज़ को कम कर दे तो कंपनी को बचाया जा सकता है, और इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना सोच के टेस्ला ने अपने 12 मिलियन यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट्स को फाड़ दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत आज के समय 300 मिलियन डॉलर्स है। और अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फाड़ते तो उस समय के शायद सबसे अमीर आदमी बनते, जिनका नेटवर्थ लगभग 1 बिलियन यूएसडी होता। और ऑल्टरनेटिव करेंट्स के पेटेंट के लिए उन्होंने टेस्ला को 2,16,000 यूएसडी दिया, जो आज के समय में 6 मिलियन डॉलर्स के समान है। इसके बाद उनकी एक और इन्वेंशन टेस्ला कॉइल, जो बहुत मात्रा में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और एक फ्रीक्वेंसी में रेडियो सिग्नल्स भी भेज सकता है। टेस्ला कॉइल इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, फॉस्फोरेसन और एक्सरे में भी काम आता है। उन्होंने ये भी कहा कि टेस्ला कॉइल वायरलेस ट्रांसमिशन में भी काम आ सकता है। टेस्ला पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक मिनिएचर रिमोट कंट्रोल बोट को डेमोन्स्ट्रेट किया, जो रेडियो वेव से चल रहा था। और उसी डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर वहाँ के लोग टेस्ला को जादूगर समझ बैठे। टेस्ला ने रेडियो वेव्स के ऊपर एक इटालियन एंटरप्रेन्योर और इन्वेंटर गुलियेलियो मार्कोनी, जो इंग्लैंड में काम कर रहे थे, उनसे 2 साल पहले काम करना शुरू किया। लेकिन एक आग ने टेस्ला के पूरे लैब को जला दिया, जिससे उनको फिर से काम करना पड़ा और इतने सालों के रिसर्च और इक्विपमेंट को वो सब खो दिए। और देखते ही देखते 1901 में मार्कोनी ने दुनिया की फर्स्ट ट्रांसलैक्टिक रेडियो सिग्नल भेज दिया, जो टेस्ला की 17 पेटेंट्स के ऊपर बनाया गया था। एडिसन इसके बाद मार्कोनी को फाइनेंशियली हेल्प करने लगे, जिससे 1904 में यूएस पेटेंट ऑफिस ने रेडियो का पेटेंट मार्कोनी को दे दिया। ये एक और धोखा मिला टेस्ला को। इसके बाद मार्कोनी को 1911 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, जो सिर्फ टेस्ला की रेडियो वेव्स के आइडियाज़ के वजह से ही उनको मिला था। बाद में गुस्से में आकर टेस्ला ने मार्कोनी को छोड़ दिया, जिसका फैसला टेस्ला के मृत्यु के बाद हुआ। टेस्ला का एक और सपना था कि एक बड़ा ट्रांसमिशन स्टेशन बनाएंगे न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में। उन्होंने एक दुनिया भी सोची थी जहां हम बिना वायर के मैसेज सेंड और रिसीव करेंगे,
जिसके बारे में उन्होंने 1893 में फिलाडेल्फिया के फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में बोला था। लेकिन फाइनेंशियली उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि सब लोग मार्कोनी के इन्वेंशंस में इन्वेस्ट करने गए और 1905 में उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट त्याग करना पड़ा। टेस्ला की हेल्थ और बिगड़ने लगी और जीवन के आखिरी दशक न्यूयॉर्कर होटल में बिताने लगे, जहां वो अकेले दिन बिताते थे और कबूतर को दाना डालते थे। 1933 में वेस्टिंगहाउस कॉरपोरेशन उनको कंसल्टेंट बना के हायर किया था और बदले में वो कॉरपोरेशन टेस्ला के रेंट दिया करते थे। अपने जीवन के आखिरी समय तक वो अपने भाई को याद करते थे जो 5 साल की उम्र में उनको छोड़ के चले गए। मतलब उनके भाई का घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया था। टेस्ला के पास एडिक्ट मेमोरी थी जिससे वो जो भी पढ़ते थे उसे मेमोराइज कर सकते थे। निकोला टेस्ला एक इंसान थे, लेकिन आज के दुनिया के लिए उनकी सोच, नीति और आविष्कार हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। टेस्ला कैपिटलिस्ट नहीं थे और इसी वजह से वो जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेले कर्जे में डूबे और दुख पीड़ा में थे। लेकिन उनके जैसा विज्ञानी शायद ही कभी जन्म लेगा। उनके कंट्रीब्यूशन को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया ताकि आपको भी सच्चाई का पता चले।